Subscribe to our YouTube channel. Like and share our videos. Join us on social media platforms. Link in the description. हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय है। CAPF एग्जामिनेशन 2024 के बारे में बात करने के लिए हम लोग यहाँ है। एक साल ठीक से पूरे डेडिकेशन से अगर मैं देता हूँ तो फॉर श्योर मेरा नाम लिस्ट में आ सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ सकता है। अभी कल ही रिजल्ट आया है 2022 के बैच का। उन सबको हम लोगों ने शुभकामनाएं दी। आप लोगों ने देखा कि कैसे यू फील व्हेन यू गेट द रिजल्ट। बात यह है कि बट फॉर दैट यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड और आपको जो एग्जाम की डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो एग्जाम के डिमांड का जो पेपर 1 वाला पोर्शन है वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। उसके रिगार्डिंग हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है, तो आप उसको एक बार देखिए। एक ही दिन, जिस दिन आपका 2024 में एग्जाम होगा, सेम डे मॉर्निंग में 2 घंटे पेपर 1 होता है। ऑन द वेरी सेम डे 2 घंटे के गैप के बाद 2 से 5 के बीच में आपका होता है पेपर 2, ठीक है। ये पेपर 2 एक ऐसी चीज है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इट मेक्स द CAPF एग्जाम कंपैरेटिवली टफर देन रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स। क्यों? लेकिन वो बात सही भी है, क्योंकि CAPF AC बनने के बाद आपको जो गैजेटेड पोस्ट मिलने वाला है ना, जो आपको मिलने वाला है उसके लेवल के लिए कुछ ना कुछ तो वो टफनेस उसमें रखेंगे। टफनेस इन द सेंस ये बात है कि बाकी सारे जो एग्जाम्स है, UPSC सिविल सर्विस छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली सारे के सारे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। पकड़ लो 1 या 2 लेयर भी होंगे एग्जाम की, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, लेकिन मेंस भी मोस्ट ऑफ एग्जाम्स का ऑब्जेक्टिव होता है। बट इन केस ऑफ CAPF इट्स सब्जेक्टिव। द रीजन बिंग दे वांट एन ऑफिसर। एन ऑफिसर वो होता है जो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाता है। ऑफिसर वो होता है जो whatever ideas he is having, whatever thought process he is having or she is having, they are able to express it through various formats, ठीक है ना। तो इसीलिए उनके राइटिंग स्किल्स जो है वो चेक किए जाते हैं। और पेपर 2 इज नथिंग बट ऑल अबाउट द राइटिंग स्किल्स ऑफ यू पीपल, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट कि पेपर 2 है क्या। हर साल जैसे कि मैंने अभी बोला कि सेम डे पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 2 3 घंटे का होता है। पेपर 2 सब्जेक्टिव है, मतलब इट्स अ रिटन एग्जाम, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, उसमें कुछ सवाल होते हैं, उसका कोई एज सच सिलेबस नहीं है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, उसका सिलेबस क्या है, कैसे उसको करना है। अभी बस ये समझ लीजिए कि एक 200 मार्क का पेपर है, कंप्लीटली रिटन पेपर। 200 मार्क का पेपर है, इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, विल टॉक अबाउट सिलेबस, लेकिन पेपर में क्या होता है एक बार वो देख लो। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देख लो कि उस क्वेश्चन पेपर में आएगा क्या, 200 मार्क के लिए क्या क्या आएगा। तो एसे राइटिंग उसमें होता है, आपको लिखने होते हैं 4 एसे आउट ऑफ 6। आपको 6 ऑप्शंस मिलते हैं और एसे इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे। बाकी सारा पेपर जो है कंपलसरी पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है ना। UPSC भाई, ये 6 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। पर एसे आपको मार्क्स मिलते हैं 20। पर एसे नंबर ऑफ मार्क्स आर 20 और आपको लिखने हैं 4, तो 20 इंटू 4 हो गया 80। इस 80 मार्क्स में से आप कितना अचीव कर पाते हो, दैट्स अ स्किल। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट। जैसे कि मैंने बोला, इसके बाद वाला जो पेपर है वो कंपलसरी पेपर है। और एक चीज समझनी जरूरी है कि ऐसे आपको ऑप्शन देता है आइदर यू कैन राइट इट इन हिंदी और इंग्लिश, लेकिन बाकी सारा पेपर कंपलसरी आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो ऐसे इज द ओनली क्वेश्चन वेयर यू गेट ऑप्शंस आल्सो एंड लैंग्वेज का बैरियर आल्सो। बाकी जो है वो क्वेश्चन जो है वहां कंपलसरी आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें लिखना होता है, ठीक है। अब पकड़ लीजिए आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है कंपलसरी 2। रिपोर्ट राइटिंग भी आपको लिखना है कंपलसरी 2। प्रेसी लिखना है 1। कॉम्प्रहेंशन एक आपको मिलता है। उस कॉम्प्रहेंशन बेसिकली वो 20 मार्क का होता है। उसमें आपको 5 सवालों के जवाब देने होते हैं फॉर 4 मार्क्स ईच। 4 या 5 सवाल होते हैं। एंड देन देयर इज ग्रामर फॉर रेस्ट ऑफ द मार्क्स, ठीक है। तो ये बेसिकली है आपका ऐसे। उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट, हर आर्ग्यूमेंट को अगेन 20 मार्क्स होते हैं, तो 2 आर्ग्यूमेंट है तो 40 मार्क्स।
उसके बाद आ गया रिपोर्ट राइटिंग, 10 मार्क के लिए होता है, वो भी 2 रिपोर्ट आपको लिखने हैं, तो हो गए 20 मार्क्स। प्रेसी जो है एक ही लिखना होता है, वो होता है 15 मार्क के लिए, एक प्रेसी, तो 15 मार्क्स। फिर कॉम्प्रेhension है 20 मार्क के लिए, एक ही कॉम्प्रेhension आता है लेकिन उसमें 5 सवाल होते हैं, 4 मार्क के लिए एक सवाल होता है। सो वी हैव 5 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, ठीक है। लेकिन अभी ओवरऑल कॉम्प्रेhension एक पैसेज आपको मिलेगा, बेस्ड ऑन दैट आपको 4 सवाल होते हैं, 5 सवाल होते हैं, सॉरी। तो ये एक चीज है, यहां आपको मिल जाएंगे 20 मार्क्स, मतलब टोटल 20 मार्क का एक क्वेश्चन है, और बचे हुए 25 मार्क्स का है ग्रामर, ठीक है। तो 25 मार्क्स के लिए जो है यहाँ बेसिकली ग्रामर जो है सिंगल एक एक मार्क के 25 क्वेश्चंस आपको दे देंगे, है ना। तो यहाँ 25 क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो ये है टोटल आपका एग्जाम का फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम, जिसके बारे में मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वो 200 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पहली 3 चीजें हैं, ये पहली 3 चीजें जो है वो आखिरी के 3 चीजों से अलग है। ग्रामर तो एक कंप्लीटली अलग पोर्शन है, ग्रामर थोड़ा सा फैक्चुअल है, उसके बारे में जितना आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना हो जाएगा। लेकिन जो पहली 3 चीजें हैं वो अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ टॉपिक्स दिया जाएगा, यहाँ जो है आपको सिर्फ टॉपिक दिया जाएगा और बाकी सारा आपको खुद को जनरेट करना है। इन केस ऑफ प्रेसी एटलीस्ट वहां एक पैसेज दिया होता है, उसके बेसिस पे आपको 1/3 उसका करना है। प्रेसी राइटिंग जो हिंदी में उनको सारांश लेखन बोलते हैं, है ना। एक बड़ा पैसेज दिया है, उसको आपको 1/3 करके बताना है। और कॉम्प्रेhension जो है उसमें भी आपको पैसेज दिया होता है, उस पैसेज के बेस पे आपको जो सवाल पूछे गए हैं, 5 सवाल, 4-4 मार्क के लिए एक सवाल, उनके जवाब देने हैं। तो ये कंपैरेटिवली आसान है। प्रेसी राइटिंग का स्किल भी आपको सीखना पड़ेगा, बट इट इज कंपैरेटिवली मैनेजेबल। लेकिन ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है, यहाँ आपको सारा का सारा डेटा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके पास कंटेंट है वो खुद से सोचना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको एक फ्लो में लिखना पड़ेगा। और ये सारा आपको बहुत कम टाइम में करना है। 18 मिनट का समय मिलता है एक एसे लिखने के लिए। उसमें आपको सोचना भी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, फ्लो बनाना है, और फिर एक्चुअल में लिखना है। फिर उसके बाद तुरंत दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 ऐसे आपको लिखने हैं। सो ये थोड़ा सा टायरिंग प्रोसेस है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम अगर हम शुरुआत से प्रैक्टिस करते हैं तो इट इज मैनेजेबल, है ना। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम। अभी आपको ये पता चल गया है कि ये एक पेपर है जो सेम डे होगा, सब्जेक्टिव है, कंप्लीटली रिटन फॉर्मेट में है, और लिखना क्या है, तो 4 एसे, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट और ये सब, है ना। नाउ दैट यू नो कि एग्जाम में एक्चुअली क्या पूछने वाला है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि सर इसका स्पेसिफिक सिलेबस तो हो नहीं सकता। भाई ऐसे है तो एक टॉपिक दे देंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको बोलेंगे कि भाई ये जो है बस एक किताब खरीदो और उसमें से पढ़ लो, हम उसमें से ही पूछेंगे, ऐसा होगा नहीं। आपको ऐसे जो है दे कैन आस्क अंडर लाइक एनी टॉपिक, दे कैन आस्क एनी टॉपिक अंडर द सन, दे कैन आस्क, है ना। तो लेट्स थिंक अबाउट द सिलेबस नाउ। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है आप लोगों को ये समझना कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 ही पेपर 2 का सिलेबस है। बस ये है कि पेपर 1 को हम कौन से एंगल से देखते हैं, पेपर 1 को हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई मुझे ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि सवाल पूछा जाएगा, उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन देंगे, तो मुझे पता होना चाहिए कि सही ऑप्शन कौन सा है। और जब मैं पेपर 1 पढ़ता हूं, हम बात करेंगे एक्चुअली कंटेंट कैसे जनरेट हम करते हैं। जब मैं पेपर 1 पढ़ता हूं तो अगर मैं उसी चीज को इस एंगल से पढ़ता हूं कि यार ओके, ये मैं ऐसे में कैसे लिख सकता हूं, ये मुझे अगर कोई टॉपिक दिया गया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कैसे काम आएगा, तो वही आपका पेपर 2 का मटेरियल है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, जो स्टैटिक पार्ट भी आप पढ़ोगे, लेट दैट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी। अगर पॉलिटी में पढ़ रहा हूं तो उसमें आर्टिकल्स आ गया, कुछ एक्ट होंगे अलग अलग, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडीज है उनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, उनको मैं मेंशन करने वाला हूँ, है ना। कुछ डेटा है जो करंट अफेयर्स में मैं पढ़ने वाला हूँ, वो मैं मेंशन करने वाला हूँ। लेकिन सिर्फ पेपर 1 का डेटा होने से और पेपर 1 का इंफॉर्मेशन होने से पेपर 2 आ जाएगा,
ये बहुत बड़ी गलतफहमी बहुत सारे लोगों को होती है। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि पढ़ना अगर कुछ है तो बस पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 तो कर लेंगे, पेपर 2 तो एंड में कर लेंगे। पेपर 2 जो है it's a skill, it's a writing skill and skill cannot be developed overnight. We need to practice over the period of the time, तभी स्किल डेवलप होते हैं। और इसीलिए अगर आपका पेपर 1 का कोई पोर्शन रह गया तो आप टारगेट देके 15 दिन में उसको खत्म कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ना है ना। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेपर 2 इट्स अ स्किल, सो यू हैव टू डेवलप इट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। तो आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और आप श्योर शॉट एग्जाम निकाल पाओगे। इसलिए हमको अभी से शुरू करना है। तो अगर आपके पास पेपर 1 का इंफॉर्मेशन डेटा है और राइटिंग स्किल है, सोचने का तरीका मेरे पास है कि कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल करनी है। हो सकता है मेरे पास बहुत सारा डेटा है लेकिन एक स्पेसिफिक टॉपिक पूछा है तो ये चीज यहाँ काम नहीं आएगी, इवन दो इट इज रिलेटेड टू टॉपिक बट नॉट डायरेक्टली हिटिंग द टॉपिक। और आपको ये भी तो ख्याल रखना है, जो कि चीज में बताना भूल गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ये बोला कि आपको 20 मार्क का ऐसे लिखना है 18 मिनट में, तब उन्होंने वहां वर्ड्स की लिमिटेशन दे रखी है कि आपको 300 वर्ड्स में एक ऐसे खत्म करना है। तो आपको दो तरीके के प्रॉब्लम्स इसमें आएंगे। पहला प्रॉब्लम तो ये आएगा कि सर टॉपिक दे दिया लेकिन आता कुछ नहीं है, एक हाथ पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिख लेंगे बस, उसके आगे कुछ नहीं आ रहा। तो इंफॉर्मेशन डेटा या कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है कंटेंट, ये एक प्रॉब्लम होगा। लेकिन कभी कभी आपको ये भी प्रॉब्लम होगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन, यू नो वेरी वेल अबाउट द टॉपिक, बट स्टिल दैट्स अ प्रॉब्लम। हाउ? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि फिर एडिटिंग करना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है ये भी लिखूं वो भी लिखूं, और बहुत बार ये हो जाता है फिर जो एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन था वो छोड़ के हम बाकी बहुत सारी चीजें लिख लेते हैं। इसके दो नुकसान हो जाते हैं, टू द पॉइंट ऐसे बनता नहीं है और वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है। वर्ड लिमिट क्रॉस हो गया तो और दो नुकसान है। वर्ड लिमिट क्रॉस करना इटसेल्फ इज नॉट अलाउड, उसके आपके मार्क्स कटेंगे। और दूसरा, वर्ड लिमिट क्रॉस करें इसका मतलब टाइम भी आप ज्यादा खा रहे हैं। तो बेसिकली आपने क्या कर लिया, दूसरे ऐसे का भी टाइम खा लिया, ओवरऑल पेपर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्योंकि टाइम जैसे जैसे डिले होते जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन शायद छूट जाएगा या कम लिख पाओगे, अटेम्प्ट पेपर नहीं होगा पूरा, तो आप खुद ही का नुकसान करते हो। तो हमेशा ये मत सोचो कि सर मतलब पकड़ लो, अगर कोई कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको लग रहा है कि सर नहीं बहुत मुश्किल है ऐसे लिखना, जब आप पेपर 1 का प्रिपरेशन करते हो तो आपको जो कॉन्फिडेंस आता है उसी का इस्तेमाल आपको पेपर 2 में करना है। बस ये करना है कि पेपर 1 पढ़ते वक्त उसको इस एंगल से पढ़ना है कि ये चीज मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऐसे में या आर्ग्यूमेंट में। करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ तो ये डेटा में रिपोर्ट में डाल सकता हूँ, तो आपको पढ़ाया भी जाएगा। देखो इन सब में ये है कि यू कैन डेफिनेटली डू इट बाय योरसेल्फ। गूगल पे जा सकते हो, ऐसे कैसे लिखना है, आर्गुमेंट राइटिंग कैसे करना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है, यू कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट समटाइम्स वी डोंट हैव द डायरेक्शन। और इसीलिए बार बार मैं कुछ लिखूं और उसको एवेल्युएट करके मुझे मिले, या उसके बारे में जो कुछ नुआंसेस है उसके वो कोई बताए, ऐसा होना चाहिए। एंड फॉर दैट ओनली वी एट AVKS recommend you that you can join us if you think कि okay यार मतलब मुझे exactly 1 साल है, मुझे करना है और मुझे I'm not confident about this right now and I think that I should join somewhere. So we are here. I am myself work on paper 2 right in online batches, और हम लोग जो है लाइव मिलते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, कैसी चीजें करनी चाहिए। एंड वी कीप ऑन इम्प्रूविंग एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ पेपर 2 इंक्लूडिंग एसे टू कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग। ग्रामर के लिए हमारे पास एक अलग फैकल्टी है जो उस पर काम करती है, बट ओवरऑल पेपर 2 पे हम लोग काम करते हैं अच्छे से। सो और जो बैचेस है वो अभी सून दे आर गोइंग टू स्टार्ट, सो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन कॉल द कॉन्टैक्ट नंबर एंड यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो बोलने का मतलब ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट माई नॉलेज ऑफ पेपर 1 and my ability to express that knowledge in the flow in the given format as expected by the exam is all paper 2 about। मतलब इसके अलावा पेपर 2 कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि सर कैसे आप बोल रहे हो, मतलब पेपर 1 का डेटा कैसे पेपर 2 में काम आएगा। देखो सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि मैंने अभी बोला उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूं। पकड़ लो मैं बात कर रहा हूं पॉलिटी की, पकड़ लो मैं बात कर रहा हूं पॉलिटी की, और अगर उन्होंने कोई भी टॉपिक पूछ लिया है, पकड़ लो उन्होंने पूछ लिया है कि भाई सेंटर स्टेट रिलेशन जो है अभी वो चेंज हो रहा है ना, या फिर इलेक्शंस के ऊपर कोई सवाल डायरेक्टली पॉलिटी के बेस भी तो क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो वो तो पॉलिटी का कंटेंट आएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली पॉलिटी के बारे में नहीं पूछा है, कोई सोशल टॉपिक पूछा है फॉर एग्जाम्पल,
पकड़ लो अगर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछ लिया, या फिर इस साल उन्होंने शायद कुछ वुमेन इन स्पोर्ट्स पे रिपोर्ट पूछ लिया था, है ना, अभी जो 2023 का एग्जाम हुआ, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ओके वुमेन इन स्पोर्ट्स, तो खैर ये तो रिपोर्ट था, हम लोग अभी इन जनरल ऐसे की बात कर रहे थे, लेकिन पकड़ लीजिए इन सब में, पकड़ लो वुमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ, उस वक्त अगर मेरे दिमाग में ये आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक सेपरेट स्कीम या कोई सेपरेट लेजिस्लेशन उनके लिए लाया है या कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया है, सो आई कैन मेंशन दैट इन रिपोर्ट। अब ये मैंने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, पॉलिटी के कंटेक्स्ट में, कि भाई पेपर वन में काम आएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं इस्तेमाल करूँ रिपोर्ट में, आई कैन डू दैट, है ना। अगर डायरेक्टली पॉलिटी बेस्ड टॉपिक है तब तो ऑब्वियसली मैं इलेक्शंस के बारे में अगर लिख रहा हूँ तो भाई इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है उसमें वो लिखना पड़ेगा, तो उसके रिलेटेड आर्टिकल भी मैं लिखूंगा, कोई एक्ट होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसके बारे में भी लिखूंगा, है ना, रिसेंटली क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से रूल्स है, कौन से नॉर्म्स है, उनके बारे में भी लिखूंगा, है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट बहुत बार तो ऐसे होता है कि टॉपिक ही खुद पॉलिटी या हिस्टोरिकल बेस्ड या सोशल बेस्ड भी आते हैं, तो ऐसे वक्त जो कंटेंट में पढ़ता हो, पकड़ लो अभी अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, अब अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं और मुझे किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लिखना है, अगर जैसे कि मैंने बोला कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना है, तो क्या हो जाएगा कि मैं आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री, मेरा इंट्रोडक्शन लिखते वक्त मैं लिख सकता हूं कि भाई 19th सेंचुरी में क्या सिनारियो था और कैसे महर्षि केशव कर्वे या सावित्रीबाई फुले या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने कैसे चेंज लाया, उस वक्त क्या सिनारियो था और क्या आज फिर उनकी हालत कैसी है। तो मैंने हिस्ट्री लिखा और कंपेयर कर रहा हूं आज के टाइम से, तो क्या आज हमको ऐसे इनिशिएटिव की जरूरत है, क्या आज वुमेन सही तरीके से लिबरेट हो गई है, या स्टिल दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव चेंज्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस, what are the new types of problems they are facing in 21st century, then I can connect my essay to lots of stuff like that. This is how I write, this is how I use my paper one knowledge here, ठीक है ना। ज्योग्राफी के केस में पकड़ लो आप ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, सेंसस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो यू कैन यूज दैट डाटा टू प्रूव समथिंग, आपको किसी स्पेसिफिक स्टेट का एजुकेशन का स्टेटस बताना है या वहां कैसा सिनारियो है एम्प्लॉयमेंट का उसके बारे में बताना है, तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू कैन हैव फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी और फ्रॉम इकोनॉमिक्स और फ्रॉम करंट अफेयर्स। सो वी ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस सब्जेक्ट्स, क्योंकि ऐसे का या आर्गुमेंट का या रिपोर्ट का कंटेंट जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन से आएगा जो हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ रहे हैं, पेपर वन में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पेपर वन एंड पेपर टू आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, इनफैक्ट दे आर लिंक्ड, ऑर्गेनिकली लिंक्ड टू ईच अदर। जो मैं पेपर वन में पढ़ रहा हूं, बस जरूरी क्या है कि मैं अपना नजरिया बदलूं, कि जब मैं पेपर वन पढ़ रहा हूं तो मैं इस एंगल से तो पढ़ ही रहा हूं कि मुझे याद रखना है, इसको रिवाइज करना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऑप्शन सही टिक करना है। लेकिन उसी वक्त ये भी सोचूं यार ये सही चीज है, ये डेटा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ चाइल्ड रिलेटेड अगर कुछ पूछ लिया तो, ये डेटा इस्तेमाल कर सकता हूँ सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ पूछ लिया तो, ये टेक्नोलॉजी वाला एग्जाम्पल है, इस्तेमाल कर सकता हूँ कुछ सोल्यूशन देने के लिए। This is how you learn about paper 2. So paper 2 is all about the content that you are already having through paper 1 plus writing skills that you have to develop over the period of time. अगर आप ये कर रहे हो तो आपका पेपर 2 का प्रिपरेशन होगा, लेकिन ये अज्यूम करके अच्छा अगर ऐसा है तो मैं बस पेपर 1 पढ़ता हूँ, पेपर 2 का अभी करने की जरूरत नहीं है, that's a huge mistake because it's a skill, so we have to work on it continuously, we have to improve it. क्योंकि पेपर 2 के प्रिपरेशन में भी बहुत सारे लेयर होते हैं। जब आप एक ऐसे लिखते हैं इनिशियली तो आपको लगता है कि हाँ हाँ अच्छा तो लिख दिया है, लेकिन आपको मार्क्स नहीं आते। फिर किसी दूसरे का ऐसे देखो तो आपको लगता है कि यार ये तो मुझसे बेहतर लिखा है, सेम टॉपिक पे लिखा है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो मेरा भी सेम है लेकिन कुछ चीजें अलग है, उसका इंट्रोडक्शन करने का तरीका, कंक्लूजन में जो विजडम उसने दिया है या कोट इस्तेमाल किया है, कहीं पोएट्री लिखा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल डाला है, एक फ्लो लग रहा है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स, प्रेजेंटेशन, कितनी सारी चीजें हैं। तो बस मैंने वर्ड्स उठा के एक जगह लाके लिख दिया, 4 पैराग्राफ बना गए, उसको ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसे इज यू हैव टू बिल्ड इट, है ना। तो अच्छा इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ, उसके बाद कंक्लूजन। 300 वर्ड्स में हमको ये सब खत्म करना है और फिर भी टू द पॉइंट एग्जैक्टली ऐसे लिखना है। कभी कभी टॉपिक मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें तुरंत नहीं आएगी, यू हैव टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट। और इसीलिए फिर पेपर 2 का काम जो है वो अभी से शुरू करना एक बहुत ही बेहतर अप्रोच हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 2।
एक आखिरी चीज जाने से पहले, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में बोला कि बॉस सिर्फ ऐसे का क्वेश्चन जो है वहां आपको हिंदी का ऑप्शन है, बाकी सारे आपको इंग्लिश में लिखना है। और बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को होता है जो लोकल लैंग्वेज मीडियम में पढ़ते हैं, तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, यू कैन डेफिनेटली मैनेज इट एट दिस लेवल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि नाउ अ डेज हम लोग ऑलरेडी कितना सारा इंग्लिश डेटा कंज्यूम करते हैं। अगर हम सोशल मीडिया के दुनिया में रहते हैं, अगर बहुत सारे अलग अलग एप्स हमारे मोबाइल में डाउनलोडेड है, फिर व्हाट्सअप है, इंस्टा है, फेसबुक है, लॉट्स ऑफ डेटा, लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस वी एक्चुअली रीड इन इंग्लिश, वी डू रिप्लाई इन इंग्लिश मेनी टाइम्स। तो ऐसा नहीं दैट वी आर एक्चुअली बिल्कुल मतलब बहुत डर है, ऑलरेडी वी आर यूज्ड टू इट। और बहुत सारा कंटेंट और डेटा हम लोग जो पढ़ते हैं वो भी तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, है ना। पकड़ लो आप हिंदी मीडियम से हो, पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से कर रहे हो, लेकिन बहुत सारा डेटा वैसे भी इंग्लिश में आता है, और छोटा मोटा तो हम लोगों को आता ही है। अगर नहीं आता, इसलिए अभी से काम करना है। अभी से काम करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली डील विथ इंग्लिश based questions like argument and report and pressy and comprehension and we have to। ऑफिसर बनना है तो आपको करना पड़ेगा, इसीलिए यूपीएससी ने स्पेसिफिकली बोल के रखा है ऐसे राइटिंग आप हिंदी में कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही करने हैं, ताकि हम ये जान पाए कि आपके एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश स्किल्स कैसे हैं। और वहां कोई बहुत ज्यादा लिटरेरी इंग्लिश नहीं लिखना है, बेसिक सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करके लिखने हैं, लेकिन यू शुड बी अवेयर अबाउट द टॉपिक, यू शुड बी एबल टू राइट इट, और दैट अगेन यू नीड प्रैक्टिस, राइट। So for Sahi direction, we are also here. You can contact us. Otherwise, what you can do is you can start preparing now, and you can work on the things. बस उसका जो फॉर्मेट है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली 2 वीडियोस मैंने बनाए थे लास्ट ईयर, हाउ टू स्कोर 100+ इन पेपर 2। इफ यू गो थ्रू दोज वीडियोस, you will be getting more insight about what actually you have to do in essay writing and argument writing, right? It will help you if you really want to prepare on your own, right? So all the best for paper 2, but my only suggestion is start now itself. That will help you a lot to finally make it into the list. Okay, thank you very much, all the best.